हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपारस ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और कैसे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं टेस्टिस। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है, कहाँ होता है और ह्यूमन मेल्स के अंदर कितने टेस्टिस होते हैं। तो याद रखें कि ह्यूमन मेल हैज a pair of testes। ह्यूमन मेल के अंदर वन पेयर टेस्टिस होते हैं और ये वन पेयर टेस्टिस जो होते हैं वो एक पाउचेस में होते हैं। तो इन ए पाउच outside the abdominal cavity called scrotum, जिसको स्क्रॉटम कहते हैं। तो ह्यूमन मेल के अंदर एक पेयर टेस्टिस होते हैं और ये वन पेयर टेस्टिस एक पाउच में पाए जाते हैं। ये पाउच जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लगा होता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लगे हुए इस पाउच को क्या कहते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं। तो कैसे होता है इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। देखो ये टेस्टिस होता है इस तरह से और इस टेस्टिस के ऊपर एक कवर चढ़ी होती है जिसको हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक कवर होती है। ये टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और इसी के ऊपर एक क्वायर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ऊपर चौड़ा और नीचे पतला होता है। यहां से एक डक्ट निकलती है इस तरह से ऐसे, और ये डक्ट जो है वो सीधे ऐसे आते हुए चली आती है कहां पे, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से सीधे ये आ जाती है किसमें, पेनिस में। ये पेनिस, यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये पेनिस का ऊपर का थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है जिसको पेनिस ग्लांस कहते हैं और इसी के ऊपर इस तरह से ये स्किन लगी होती है इस तरह से ये, और ये है जो पाउच जिसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है, इसी को स्क्रॉटम कहते हैं। स्क्रॉटम, ये ग्लांस पेनिस है, ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर, इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक पतली सी स्किन लगी होती है। ये इस स्किन को फोर स्किन कहते हैं, फोर स्किन, या इसी को हम लोग प्रीप्यूज नाम देते हैं। ये एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस ये वॉस डिफरेंस। यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर अगर इस यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पे एक ग्लैंड लगी होती है जिसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं, सेमिनल वेसिकल, और इसी पे एक और ग्लैंड लगी होती है इस तरह से, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके नीचे थोड़ा सा आए अगर यहाँ पे देखें तो इस तरह से एक ग्लैंड लगी होती है जिसको बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
ये बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी वॉस डिफरेंस जो है या फिर जो यूरिथ्रा है या फिर पेनिस जो है, ये सारे जो है वो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसमें कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है या फिर सेमिनल वेसिकल है, और कौन सा है बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग काउपर ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये सारी तीन जो है वो ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि टेस्टिस जो है ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस वन पेयर होता है जो कि आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होता है, और एक पाउच में ये कवर्ड होता है, जिस पाउच को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। इस पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि स्क्रोटम जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होता है। देखो यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी से ये कनेक्टेड होता है। तो अगला पॉइंट यही है कि स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू द abdominal cavity through the जो स्क्रोटम है वो कनेक्टेड होता है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। किसके द्वारा, इंग्यूनल कैनाल के द्वारा, थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। ये इंग्यूनल कैनाल के द्वारा कनेक्टेड होता है। एंड व्हेन द टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम, व्हेन द टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, और जब टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में नीचे आता है, कहां से, फ्रॉम abdominal cavity, from abdominal cavity they put their blood vessels, connecting tube and nerves which become enclosed in the spermatic cord। तो ध्यान देने की बात यह है कि टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं, और स्क्रोटम जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होता है। किसके द्वारा, इंग्यूनल कैनाल के द्वारा। जब कभी भी टेस्टिस जो होता है वो नीचे स्क्रोटम में आता है, जब भी टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में आता है, कहां से, एब्डोमिनल कैविटी से, तो ये अपने ब्लड वेसल्स, ये जो इनकी कनेक्टिव ट्यूब्स होती हैं, और नर्व्स जो होते हैं, जो कि किसके अंदर होते हैं, स्पर्मेटिक क्रॉड के अंदर होते हैं। किसके अंदर, स्पर्मेटिक क्रॉड के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। तो ये किसके द्वारा बने होते हैं, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो किस चीज से बनी होती है, प्रीमेस्टर मसल्स के द्वारा बनी होती है। ये सारी चीजों को उसी के अंदर छोड़ देते हैं, केवल टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड करके नीचे आता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि कभी-कभी इस टेस्टिस के साथ जो इंग्यूनल कैनाल है, ये इंग्यूनल कैनाल भी स्लिप करके नीचे टेस्टिस में आ जाती है, और इसी केस को हम लोग इंग्यूनल हॉर्निया कहते हैं। इंग्यूनल कैनाल जो होती है ये भी टेस्टिस के साथ स्क्रोटम के अंदर आ जाती है लटक करके, जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, और यही इंग्यूनल हॉर्निया कहलाता है। तो स्क्रोटम जो होगा वो कनेक्टेड होगा किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। किसके द्वारा, इंग्यूनल कैनाल के द्वारा। टेस्टिस जब नीचे स्क्रोटम में आता है एब्डोमिनल कैविटी से, तो अपनी ब्लड वेसल्स और जो कनेक्टिव ट्यूब है, नर्व्स है, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जो जुड़े होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर कवर्ड होते हैं, इन सबको छोड़ करके केवल टेस्टिस नीचे आता है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो
स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो एक विशेष प्रकार की मसल से बनी होती है जिसको प्रीमेस्टर मसल्स कहते हैं, और ये मसल्स इन सारी चीजों को रोक करके रखती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि टेस्टिस के साथ जो इंग्यूनल कैनाल है ये भी नीचे डिसेंड हो गई स्क्रोटम के अंदर, तो इसी को इंग्यूनल हॉर्निया कहते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिटा ले। आइए और भी चीजें हैं, देखते हैं कि क्या रीजन है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आता है। क्यों ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल करके स्क्रोटम में आ जाता है? तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में केवल इसलिए आता है कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म जो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा फॉर्म होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे रीजन में हो जहां का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कैसा हो, कम हो। तो इसलिए टेस्टिस जो है वो डिसेंड होकर के स्क्रोटम में आता है। तो टेस्टिस descend into scrotum. Testes descend into scrotum. क्यों ये descend होता है scrotum के अंदर? Because scrotum provides 2 to 3 degree Celsius less temperature than the body temperature. बॉडी टेम्परेचर जो स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर होगा वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कम होता है। तो इस वजह से स्क्रोटम जो है वो नीचे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लगा होता है, और टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर के स्क्रोटम में आते हैं ताकि प्रॉपर वे में स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके और जो स्पर्म बने वो सरवाइव कर सके। अब जरा देखा जाए कि टेस्टिस जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल्स के अंदर, उसका डायमेंशंस क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो ईच testis measures about 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक टेस्टिस जो होता है उसकी मेजर्स लगभग 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ में, और जो इसकी डायमीटर होती है वो कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इसमें इन लेंथ, ब्रेड्थ एंड लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस रिस्पेक्टिवली। देखना है कि प्रत्येक टेस्टिस जो होता है वो लगभग 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर लेंथ में, ब्रेड्थ इसकी कितनी होती है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस इसकी जो होती है वो अबाउट 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अब देखो किसके अंदर ये इंक्लोज्ड होता है, इट इंक्लोज्ड इन ए थिक, किसके अंदर, थिक एंड डेंस फाइबरस, थिक एंड डेंस फाइबरस टिश्यूज कवरिंग, क्या कहेंगे इसको, कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो टेस्टिस होते हैं वो एक थिक और डेंस फाइबरस टिश्यूज के द्वारा कवर्ड होते हैं, और इस थिक
थिक और डेंस फाइब्रस टिश्यूज को क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। आउटसाइड द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, आउटसाइड द ट्यूनिका albuginea, outside the tunica albuginea is a layer of visceral peritoneum called tunica vaginalis. ट्यूनिका वैगनालिस। प्रत्येक टेस्टिस जो होगा, जो टेस्टिस होते हैं वो थिक और डेंस फाइब्रस टिश्यूज में कवर्ड होते हैं। इसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाहर एक विसरल पेरिटोनियम की लेयर पाई जाती है। इस विसरल पेरिटोनियम की लेयर को ट्यूनिका वैगनालिस कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम एक पाउच है और स्क्रोटम पाउच के अंदर ये टेस्टिस पाया जाता है जो 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 2.5 सेंटीमीटर जो है वो ब्रेड्थ में है और इसकी थिकनेस जो होती है, ये थिकनेस ये लगभग 3 सेंटीमीटर होती है और इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, एक कवर पाई जाती है टिश्यूज की, जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। और इसके बाहर जो एक लेयर पाई जाती है ये ट्यूनिका वैगनालिस कहलाता है। ये ट्यूनिका वैगनालिस है। ध्यान रखने की बात यह है कि इसके अंदर एक गाढ़ा लिक्विड भरा होता है जो इसको स्लिपरी बनाए रखता है और इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इस लिक्विड को हाइड्रोसील कहते हैं। ये लिक्विड क्या कहलाता है? हाइड्रोसील कहलाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी इस लिक्विड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्क्रोटम जो होता है वो स्वेल अप हो जाता है और फिर ऑपरेट करके उस लिक्विड को निकालना पड़ता है, जिसको कॉमनली लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो ये ट्यूनिका वैगनालिस है ये बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, जो लेयर है वो बहुत मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये जो स्क्रोटम का साइज है वो बढ़ जाता है और इसको भी ऑपरेट करके निकाला जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये एक टेस्टिस के एक्सटर्नल फीचर्स है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। अब हम लोग बात करेंगे कि टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटरनली टेस्टिस के अंदर कौन-कौन सी चीज देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। Internal structure of testes. Internal structure of testes. टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग तैयार करें, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे देखें, कौन कौन सी चीजें इंटरनल स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं या टेस्टिस के अंदर इंटरनली क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबसे पहले टेस्टिस का एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटें और ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोग देखें कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने पर हम लोग देख सकते हैं कि टेस्टिस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अगर टेस्टिस का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं और उस सेक्शन के एक पार्ट को अगर हम लोग देखें तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे देखने को। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। तो देखो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इन सब के अंदर जो है वो बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे इस तरह से ऐसे सेल्स पाई जाती हैं, ऐसे ये सेल्स होंगी, इस तरह से ऐसे सेल्स पाई जाती हैं। इस तरह से ये सेल्स पाई जाती हैं।
इन सेल्स को क्या कहते हैं? ये सेल्स जो होती हैं ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहलाती हैं। जो ये सेल्स देख रहे हैं हम लोग, ये सैरिटोली सेल्स हैं। सैरिटोली सेल्स, ये सैरिटोली सेल्स कहलाती हैं। अभी इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो जो दूसरी लेयर सेल्स की आएगी इस तरह से, ऐसे एक ही साइड में देखते हैं, इस तरह से जो दूसरी सेल्स आती है इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अभी इसके नीचे अगर हम लोग देखें, इसके नीचे अगर एक और लेयर देखें, इस तरह से ऐसे लेयर होगी, थोड़ी बड़ी होगी, ये थोड़ी बड़ी होती है इस तरह से ऐसे। तो अगर इसकी बात हम लोग करें तो ये क्या चीज है? तो जो दूसरी वाली लेयर आती है वो स्पर्मेटिड्स कहलाता है। ये स्पर्मेटिड्स, और इन्हीं स्पर्मेटिड्स के डिवीजन के द्वारा छोटे छोटे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। तो जो ये स्पर्म बनते हैं ये स्पर्मेटोजोआ कहलाते हैं। स्पर्मेटोजोआ, और यही स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो एपिडिडाइमस में आते हैं। एपिडिडाइमस में टेम्पोरेरली ये स्टोर होते हैं, और स्टोर होने के बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं वहां पे, तब ये स्पर्म बन जाते हैं और फिर ये एस्कुलेट हो जाते हैं। किसके थ्रू? वॉश डिफरेंस के थ्रू। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो छोटी छोटी इस तरह से सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम लोग लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये है लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स which are responsible for the production of testosterone hormones। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाने के लिए रिस्पांसिबल होती हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। इसके साथ साथ हम लोग और भी एक स्ट्रक्चर टेस्टिस का देखते हैं, तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे उसको। पहले इतनी चीजों को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। तो क्या चीज है कि टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, टेस्टिस को अगर हम लोग देखें इस तरह से, ये वाला स्ट्रक्चर अगर देखें, ये इस तरह से जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलती है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसको रीड टेस्टिस कहते हैं। ये रीड टेस्टिस कहलाती है ऐसे, और इसी रीड टेस्टिस में यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं। ये इस तरह से ऐसे होगा, ये जिनकी संख्या 200 से 250 तक होती है ये। और इसके अंदर इस तरह से ऐसे क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरह से ऐसे ये क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे ये क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होगी, इस तरह से ऐसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अभी अगर देखें तो ये जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है। ये इस तरह से ऐसे डबल लेयर्ड होता है। आउटर लेयर जो होगी वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की होगी, और इसी के ऊपर जो है वो एपिडिडाइमस इस तरह से लगा होता है ऐसे, और इसके ऊपर ये एपिडिडाइमस के ऊपर ये लेयर ऐसे आ जाएगी, ये एपिडिडाइमस इस तरह से ऐसा होता है। अभी यहां से जो ये रीड टेस्टिस है, रीड टेस्टिस से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं जो एपिडिडाइमस में आती हैं, यहां आती हैं, एपिडिडाइमस में ये आ जाती हैं। इनको वॉश इफरेंस कहते हैं, ये वॉश इफरेंस कहलाती हैं। तो कौन कौन सी चीजें देखो, ये क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ये क्या है, रीड टेस्टिस, ये रीड टेस्टिस है। ये क्या है, इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस। ये क्या चीज है, वॉश इफरेंस, वॉश इफरेंस। और ये क्या है, वॉश डिफरेंस। जो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या क्या कहते हैं,
सेमिनल या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। तो मेनली क्या चीज है कि प्रत्येक टेस्टिस के अंदर ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनकी संख्या 200 से 250 की होती है। यानी क्या कह सकते हैं हम लोग कि टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस जो होती है वो 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइडेड होती है। यानी टेस्टिस के अंदर लगभग 200 से 250 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और कहां की तरफ? बाय द इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, बाय द इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, बाय द इनग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहते हैं सेप्टा, कॉल्ड सेप्टा। तो इतनी चीजें आप लोग फटाफट ड्रॉ करिए, फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अभी इसके और भी चीज कि प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेट तक हाइली क्वाइल्ड कॉन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और नर्व्स पाई जाती हैं। तो इन चीजों को भी हम लोग देखेंगे कि ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ईच टेस्टिकुलर lobules contain 1 to 4 highly coiled seminiferous tubules। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होता है उसमें 1 से 4 तक हाइली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। इसके साथ साथ और क्या चीज होगा? ब्लड वेसल्स होंगी, और क्या होगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 4 तक हाइली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ब्लड वेसल्स और इसके साथ साथ नर्व्स होती है। तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 4 तक ये हाइली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। ध्यान रहे, टेस्टिस में 200 से 250 तक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 4 तक हाइली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। ब्लड वेसल्स के साथ साथ और क्या चीजें होंगी? नर्व्स होंगी। नर्व्स किस लिए होती हैं? ताकि ये मैसेजेस को ले आए और ले जाएं। ब्लड वेसल्स की जरूरत क्या है? क्योंकि इस प्रोसेस में जिसके द्वारा स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, दे नीड फूड। जब स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे तो उनको भोजन की आवश्यकता होती है, उनको एनर्जी की आवश्यकता होगी। और हम लोग देखेंगे कि जब स्पर्म जो होता है, जो स्पर्मेटिड्स है, वो कंप्लीट एक स्पर्म का फॉर्मेशन बनता है तो करता है। तो जब हम लोग स्पर्म की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया इस फूड के द्वारा एनर्जी को जनरेट करता है, जिसकी वजह से इनके अंदर मूव करने की एबिलिटी आ जाती है। तो मिटा लें इतना। अगला पॉइंट जो हम लोगों को क्लियर करना है कि प्रत्येक ट्यूबुल्स के अंदर एक ट्यूनिक होती है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है। फिगर को आप लोग फ्रंट पे रखिएगा कि प्रत्येक जो ट्यूबुल्स है उसमें एक ट्यूनिक होती है फाइबर्स की। तो ईच lobules has a tunic of fibers। प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर एक फाइबर्स की बनी हुई क्या होती है? ट्यूनिक होती है। किसके द्वारा बनी होती है? फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज।
जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा बनी हुई होती है। ये बेस पे पाई जाती है। किस पे पाई जाती है? बेस पे पाई जाती है। एट बेस। बेस पे क्या होता है? एक लैमिना होती है और एक कॉम्प्लेक्स जर्मिनल एपिथेलियल होती है। तो एट बेस लैमिना एंड ए जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है, ये वही सेल्स होती है जिसमें फर्दर डिवीजन होता है और डिवीजन के परिणाम स्वरूप स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। इसे जर्मिनल एपिथेलियम में डिवीजन होगा, जिसकी वजह से जो है वो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, ये जो एपिथेलियम होती है ये दो प्रकार की शेल से बनी होती है। तो दिस जर्मिनल epithelium is consist of two types of cell। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है वो दो प्रकार की सेल से बनी होती है। सबसे पहला कौन सा? सेरिटोनी सेल्स। पहला जो होता है वो कौन सा होगा? सेरिटोनी सेल्स। सबसे पहली सेल्स जो होती है ये सेरिटोनी सेल्स होती है। सेरिटोनी सेल्स का नाम किसके आधार पर रखा गया? एनरिको सेरिटोनी ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसीलिए इस सेल्स का नाम रखा गया सेरिटोनी सेल्स। तो सेरिटोनी सेल्स नेम्ड after the name of discoverer। क्या नाम था? एनरिको सेरिटोनी, an Italian हिस्टोलॉजिस्ट, एक इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट थे एनरिको सेरिटोनी, और इन्हीं एनरिको सेरिटोनी के नाम पर इस सेल्स का नाम रखा गया। क्या? सेरिटोनी सेल्स। ये सेल्स होती कैसी हैं? हम लोगों ने देखा था ये सेल्स कैसी होती हैं? इलोंगेटेड। देखो, हम लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर देखा था जिसमें इस तरह से थी ये सेरिटोनी सेल्स, ऐसे थी सेरिटोनी सेल्स ये। तो ये सेरिटोनी सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड होती हैं। तो these सेरिटोनी cells are elongated। ये सेरिटोनी सेल्स जो होती हैं वो elongated होती हैं, पिरामिडल होती हैं, और कैसी होती हैं? एंड envelop the spermatogenic cells। ये सेरिटोनी सेल्स जो होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, पिरामिडल होती हैं और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को कवर करके रखती हैं, उनके ऊपर एक लिफाफे जैसा संरचना बनाती हैं। इनका फंक्शन क्या है? क्या इनका मेन काम है? तो द मेन फंक्शन ऑफ these cells are to provide nutrition and shape to the developing spermatozoa, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है। तो ये सेल्स जो सेरिटोनी सेल्स हैं, इनका प्रमुख काम है कि जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ हैं उनको शेप प्रदान करना। ये उनको एक प्रॉपर शेप देती हैं और इसके साथ साथ इनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं। कब? ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के समय पर, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है तो उस स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में ये सैरिटोनी शेल्स जो होती हैं वो सैरिटोनी शेल्स इन स्पर्मेटोजोआ को प्रॉपर शेप देती हैं और प्रॉपर शेप के साथ साथ इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ताकि इनका डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो सके। दूसरी तरह की जो सेल्स होती हैं उनको हम लोगों ने क्या देखा था कि उनको स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या होती हैं, इन चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। हमने बताया आपको कि जो टेस्टिस के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम है, वो दो तरह की सेल से बनी होती है। सबसे पहला जो होता है वो सैरिटोनी सेल्स है। सैरिटोनी सेल्स का नाम जो है वो एक इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया जिनका नाम एनरिको सैरिटोनी था। इन्होंने सबसे पहले इस सेल्स के डिस्कवर किया, इस सेल्स को खोजा, इसको देखा, इसको बताया। और ये सैरिटोनी सेल्स जो होती हैं वो इलॉन्गेटेड और पिरामिडल शेप में होती हैं। इनका मेन काम होता है कि स्पर्मेटोजोआ जो बने हुए हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, उनको प्रॉपर शेप देना, इसके साथ साथ उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स जो कि जर्मिनल एपिथेलियम में होती है। दूसरा जो होता है वो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या हैं, कौन सी सेल्स हैं जिनको स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं और उनका काम क्या होता है। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होती हैं ये लगभग 4 या 5 लेयर की होती हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो दूसरी तरह की जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं इनको स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं। क्या होती हैं, तो these occurs in 2 or 3 layers। ये 2 या 3 परत की होती है, 2 या 3 परत की होती है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, 2 या 3 परत की होती हैं। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर क्या चीज होता है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स 2 या 3 परत की होती है और इसके बीच में कुछ स्पेस होता है एंड हैव सम स्पेस, इनमें कुछ स्पेस पाया जाता है। इसी स्पेस को हम लोग ल्यूमेन्स कहते हैं। तो जो ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन ऑफ द ट्यूबुल्स, द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूबुल्स, जो ल्यूमेन्स होते हैं ट्यूबुल्स के, और जो बेसल लैमिना होती है एंड बेसल लैमिना, ल्यूमेन ऑफ ट्यूबुल्स एंड बेसल लैमिना जो पाई जाएगी इन सेल के अंदर, इन दीज सेल्स आर डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है। सबसे पहली चीज कि जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं ये 2 से 3 या 5 तक हो सकते हैं, 5 परत की होती हैं। इनमें कुछ स्पेस पाया जाता है और जो ल्यूमेन्स होते हैं ट्यूबुल्स के और बेसल लैमेला के, इस सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो अभी जो डिफरेंट स्टेजेस पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उस पे ये अपने फंक्शंस को चेंज करती रहती हैं। यानी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट हो जाते हैं। तो in between the seminiferous tubules के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है वो क्या है, इज ए कनेक्टिव टिश्यूज groups of polyhedral cells, polyhedral
cells, groups of polyhedral cells called leading cells. तो सैवरिकस ट्यूबुल्स और कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में पॉलीहाइड्रल सेल्स का एक ग्रुप पाया जाता है और इसी को क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स कहते हैं। लीडिंग सेल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लीडिंग सेल्स आर responsible to produce sex hormones testosterone ये लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स बनाती हैं। तो ऑल सेल्स ऑफ टेस्टिस आर रेगुलेटेड बाय FSH एंड ICSH। जितनी भी सेल्स होती है टेस्टिस की ये सब दो हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेटेड होती है। एक FSH होता है और दूसरा क्या होता है? ICSH। ऑल सेल्स of testes are regulated by FSH। क्या नाम होगा इसका? follicular stimulating hormone and ICSH क्या फुल फॉर्म होगा इसका? इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटेड या स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जितनी भी सेल्स हैं टेस्टिस के अंदर ये सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर ICSH या जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इन्हीं के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। तो ये था दूसरे प्रकार की सेल्स जो कि जर्मिनल एपिथेलियम में पाई जाती है और इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। तो ये दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे डक्ट सिस्टम की कि डक्ट सिस्टम क्या होता है टेस्टिस के अंदर और कौन कौन सी डक्ट्स जो है वो टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो डक्ट सिस्टम में हम लोगों को देखना होगा कि कौन कौन सी डक्ट्स हैं। तो इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट और इंटरटेस्टिकुलर डक्ट जो है या इंटर और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स जो हैं वो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डक्ट सिस्टम जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस में उसमें हम लोगों ने सेलुलर स्ट्रक्चर देखा कि कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं और कहां-कहां पाई जाती हैं। अब हम लोग जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो है डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के डक्ट्स आते हैं, एक तो इंटरटेस्टिकुलर डक्ट्स होते हैं और एक इंट्राटेस्टिकुलर या फिर उसी को हम लोग एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स भी कहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे डक्ट सिस्टम में सबसे पहले जो इंटरटेस्टिकुलर डक्ट्स हैं जो टेस्टिस के अंदर जो डक्ट्स पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स का कि जो कि टेस्टिस के बाहर पाए जाते हैं जैसे एपिडिडाइमस है तो इनका क्या काम होता है, कैसे ये स्पर्मेटोजोआ को मैच्योर करते हैं, कितने पार्ट होते हैं एपिडिडाइमस के और फिर कैसे वॉस डिफरेंस इनको जो है वो कन्वे करके यूरिथ्रा तक ले जाता है या सेमिनल वेसिकल तक ले जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि सेमिनल वेसिकल्स का क्या काम है, यानी ग्लैंड सिस्टम का बात करेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और उनका क्या फंक्शन है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक इतनी सारी चीजों को आप लोग नोट करिए और इसको प्रिपेयर करते रहिए।
तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो